India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लखीमपुर कांड में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त अंतरिम जमानत। यूपी और दिल्ली एनसीआर में नहीं रह पाएगा मिश्रा। गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करने पर होगी जमानत रद्द। गैंगरेप आरोपी कुलदीप सेंगर की अंतरिम जमानत को पीड़िता ने दी दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती। सेंगर से जान को खतरा बताया। कोर्ट ने कहा सेंगर को सीबीआई जांच अधिकारी को करना होगा रोजाना रिपोर्ट। मोरबी पुल हादसे में प्रबंध कंपनी उठाएगी अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी। घायलों और मृतकों के परिजनों को देगी मुआवजा। गुजरात हाईकोर्ट का आदेश। सीजीआई चंचूड़ दिल्ली हाईकोर्ट में ऑनलाइन निरीक्षण सॉफ्टवेयर किया लॉन्च। कहा अब हाईकोर्ट के सभी कोर्ट ई कोर्ट के रूप में कर सकते हैं काम। दिल्ली हाईकोर्ट आधुनिकीकरण में सबसे आगे। India Legal presents Courts Roundup. तो सबसे पहले बात करते हैं लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के। आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल मिश्रा को 8 हफ्ते के लिए रिहा किया जा रहा है, लेकिन शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द हो सकती है। आशीष को रिहाई के 1 हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा। वो फिलहाल दिल्ली में भी नहीं रह सकता। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो मामले पर 14 मार्च को फिर सुनवाई करेगा। उस दिन आज दिए आदेश की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी 4 किसानों को भी अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के मामले में आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 5 लोगों की हत्या के केस में 8 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने मिश्रा को अंतरिम जमानत के 1 सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश छोड़ने का निर्देश दिया और अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान उसे ना तो यूपी में और ना ही दिल्ली के एनसीटी में रहने का निर्देश दिया। मिश्रा को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में भाग लेने के लिए केवल यूपी में प्रवेश कर सकता है। वो मिश्रा के परिवार के सदस्य द्वारा गवाह को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास से जमानत रद्द हो जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत और जेके महेश्वरी की पीठ ने मिश्रा द्वारा दायर नियमित जमानत अर्जी को लंबित रखने का फैसला किया और अंतरिम जमानत दे दी। स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई के बारे में उठाई गई चिंताओं पर ध्यान देते हुए पीठ ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को संतुलित करने और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है। पीठ ने 19 जनवरी को मामले में मिश्रा के लिए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, यूपी के अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद और अपराध के पीड़ितों के परिजनों के लिए सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे की सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। रोहतगी ने दलील देते हुए तर्क दिया कि मोबाइल टावर लोकेशन रिकॉर्ड हैं जो दिखाते हैं कि अपराध के दौरान मिश्रा कहीं और था। ये भी दलील दी थी कि ये मौतें तब हुई जब किसानों के हमले के बाद चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। यूपी राज्य ने अपराध को गंभीर और जघन्य कहकर जमानत अर्जी का विरोध किया था। मामले में पीड़ितों की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा कि 1986 की एक खंडपीठ के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि हत्या के मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत नहीं दी जा सकती है, जबकि निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने समवर्ती रूप से जमानत से इनकार कर दिया हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 फरवरी को मिश्रा को जमानत दे दी थी, लेकिन अप्रैल 2022 में तत्कालीन सीजीआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद जमानत अर्जी हाई कोर्ट में भेज दी गई।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश अपराध में मारे गए किसानों के परिजनों की अपील पर आया था। 26 जुलाई को हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिमांड पर लिए जाने के बाद मामले की दोबारा सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट। उन्नाव रेप पीड़िता ने बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत देने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में सेंगर पर अंतरिम जमानत के दौरान अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। पीड़िता ने सेंगर से अपनी जान को खतरा बताया और कहा है कि सेंगर पुलिस प्रशासन में अपनी पहचान के लोगों से साजिश रच सकता है। कोर्ट ने सेंगर को अंतरिम जमानत अवधि में सीबीआई के जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने को कहा है। उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत देने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। मामले में सेंगर आजीवन कारावास काट रहे हैं। उसे अपनी बेटी की शादी में शामिल होने की अनुमति देने के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। पीड़ित ने अंतरिम जमानत देने के आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया है। आवेदन में सेंगर की रिहाई के दौरान उस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाने की प्रार्थना की है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता की खंडपीठ ने पीड़िता के आवेदन पर नोटिस जारी किया और सीबीआई से जवाब मांगा। सेंगर को पहले अदालत ने 15 दिनों 27 जनवरी से 10 फरवरी के लिए अंतरिम जमानत दी थी। खंडपीठ के आदेश के बाद एकल न्यायाधीश ने भी सेंगर को पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में समान शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी थी। पीड़िता की ओर से पेश एडवोकेट महमूद प्राचा ने पिछले साल नवंबर में उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि पीड़िता, उसके परिवार और वकीलों की जान को खतरा है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के लिए सेंगर के साथ मामले में एक एसएचओ को भी दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने आदेश दिया कि सेंगर रोजाना गृह विभाग को रिपोर्ट करेगा। सीबीआई की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि सेंगर को जांच एजेंसी के जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना है, न कि स्थानीय एसएचओ को। पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मामले को 27 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। आवेदन में पीड़िता ने कहा है कि अंतरिम जमानत मिलने के बाद से उसे सूचना मिल रही है कि सेंगर उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने जा रहा है। सुरक्षा के संबंध में आशंका बढ़ गई है। सेंगर प्रशासन में अपने ज्ञात व्यक्तियों के साथ साजिश रच सकता है। पीड़िता के साथ 2017 में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके साथियों ने उस समय बार-बार सामूहिक बलात्कार किया था, जब वो नाबालिग थी। सेंगर को उन्नाव जिले के एक गांव माखी के पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से पीड़िता से बलात्कार और उसके पिता की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में मामले की सुनवाई को साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था, जिसमें पीड़िता द्वारा ट्रांसफर याचिका दायर की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। सीजेआई चंद्रचूड़ ने दिल्ली हाईकोर्ट के लिए ऑनलाइन निरीक्षण सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। फिजिकल सुनवाई के अलावा उच्च न्यायालय की सभी अदालतें अब ई कोर्ट के रूप में काम कर सकती हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट देश में अदालतों के आधुनिकीकरण में सबसे आगे है। साथ में सीजेआई ने कथॉन 2.0 आयोजित करने की योजना की भी बात कही। अदालतों के आधुनिकीकरण मसले पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने अहम पहल की है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने दिल्ली हाई कोर्ट के ऑनलाइन निरीक्षण सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। इस दौरान सीजेआई ने कहा कि ये पहल न्याय वितरण प्रणाली के स्थायी परिवर्तन की दिशा में एक सही दिशा में उठाया गया कदम है। सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका के माध्यम से देश में अदालतों के आधुनिकीकरण में हमेशा सबसे आगे रहने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की सराहना करते हुए सीजेआई ने कहा कि समय समय पर फिजिकल सुनवाई के अलावा उच्च न्यायालय की सभी अदालतें अब ई कोर्ट के रूप में कार्य कर सकती हैं। To see familiar faces from the bench and the bar who have joined us today both virtually as well as physically in the auditorium. Just last month I had the honor of visiting and inaugurating the S block of the High Court in this auditorium. The continued support of the members of the Delhi Bar Association is essential for the success of such initiatives. In a sense, today's inaugural completes the digitization loop. The Delhi High Court has been at the forefront on e-filing, on digitization, on virtual courts, and now to provide for inspection of the digitized records completes the entire circle, so to speak.
सीजीआई ने कहा कि कई मायनों में मेरा मानना है कि जिस तरह से हम पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय उन सुविधाओं में सुप्रीम कोर्ट से बहुत आगे है जो न केवल न्यायाधीशों को बल्कि वकीलों को भी प्रदान की जाती है। इसलिए आमतौर पर दिल्ली उच्च न्यायालय का अनुसरण करते हैं। सीजीआई ने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट की ई समिति के हिस्से के रूप में निगरानी और क्रियान्वयन समिति नामक इस समिति का गठन किया है, जो ई समिति में मेरी जिम्मेदारी है। इसमें जस्टिस राजीव शेखर शामिल हैं। हमारे पास केरल हाई कोर्ट से जस्टिस राजा विजय राघवन, कर्नाटक उच्च न्यायालय से जस्टिस सूरज गोविंदराज और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से जस्टिस अनूप चितकारा हैं। हमें युवा पीढ़ी को कमान सौंपनी चाहिए और अपने उच्च न्यायालयों की सीमाओं से परे भारत को समझने के लिए प्रशासनिक कौशल, क्षमता सीखने की क्षमता पैदा करनी चाहिए। Because I thought that, we must pass on the baton to the younger generation and create administrative skills, the capacity for learning, the capacity for understanding India beyond the confines of our own high courts. सीजीआई ने कहा कि प्रौद्योगिकी कानूनी प्रणाली में एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है, न्याय के प्रशासन में दक्षता, पहुंच और सटीकता में सुधार कर रही है। सीजीआई ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में न्यायिक मामलों को दाखिल करने से लेकर सूचीबद्ध करने की मौजूदा प्रक्रिया में दक्षता लाने के लिए व्यवहारिक प्रस्तावों का पता लगाने के लिए एक पायलट हैकाथॉन का आयोजन किया। उन्होंने कहा, अब अगला कदम सुप्रीम कोर्ट के लिए हैकाथॉन 2.0 आयोजित करना है, जो सभी के लिए खुला होगा। The Supreme Court had recently organized a pilot hackathon to explore practical propositions for bringing in efficiency in the existing process, from filing to listing of judicial matters, and in the process facilitate participatory design. I had requested my distinguished colleague Justice Sanjay Kishan Kaul to preside over the hackathon, and we got some remarkable input from lawyers, from law clerks, from our registry staff. इस बात पर जोर देते हुए एक फीडबैक लूप तकनीक में सुधार की ओर ले जाता है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि परीक्षण करने, फीडबैक लेने, अनुकूलन और परिवर्तन की इच्छा एक लंबा रास्ता तय करेगी। ऑनलाइन निरीक्षण के नए सॉफ्टवेयर की सराहना करते हुए सीजीआई ने कहा कि अगला कदम उस पहल को आगे ले जाना होगा और इसे सभी उच्च न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालय और सबसे महत्वपूर्ण रूप से जिला अदालतों में लागू करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में आरोपी विजय नायर, बिनॉय बाबू, शरद चंद्र रेड्डी, समीर महेंदु, अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों की जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने बिनॉय बाबू, शरद चंद्र रेड्डी, समीर महेंदु से लिखित दलील कोर्ट में जमा करने को कहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट जमानत के मामले में 9 फरवरी को अपना फैसला सुनाएगा। वहीं प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मंगलवार को दिल्ली शराब नीति मामले में 72 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। एजेंसी ने विजय नायर, व्यवसायी समीर महेंदु, दिनेश अरोड़ा और अरुण पिल्लई की संपत्तियों को कुर्क किया। ईडी ने 6 जनवरी को मामले में दूसरी चार्जशीट दायर की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कुल 12 आरोपियों को नामजद किया, जिनमें से 5 को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद शराब योजना सवालों के घेरे में आ गई। पिछले साल 17 नवंबर से लागू दिल्ली आबकारी नीति को इस साल जुलाई में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने इसके क्रियान्वयन की सीबीआई जांच के बाद इसे खत्म कर दिया था। ईडी कथित घोटाले में मनी ट्रेल की जांच कर रही है। गुजरात मोरबी हादसे में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ठेकेदार अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने कहा है कि वो मोरबी हादसे में अनाथ हुए 7 बच्चों की बिना किसी शर्त की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। इसी कंपनी के पास मोरबी पुल के प्रबंधन का जिम्मा था, जो 30 अक्टूबर को ढह गया, जिसमें 135 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अजंता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एनडी नानावती ने चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जयशास्त्री की पीठ के समक्ष दलील दी। उन्होंने ये भी प्रस्तुत किया कि कंपनी घायलों को मुआवजा देने को तैयार है और मृत लोगों के रिश्तेदारों को भी उनके द्वारा उचित मुआवजा दिया जाएगा। प्रस्तुतियों को रिकॉर्ड पर लेते हुए पीठ ने यह स्पष्ट किया कि मुआवजे का भुगतान राज्य द्वारा कंपनी के खिलाफ की जा सकने वाली कार्रवाई को प्रभावित नहीं करेगा और कोई भी इक्विटी कंपनी के पक्ष में नहीं होगी। कंपनी ने आगे कहा कि वो
मोरबी पुल ढहने की घटना से संबंधित कार्रवाई में खुद का बचाव करने का अधिकार सुरक्षित रखती है और उसने कहा है कि उसके पास पुल से कमाई करने के लिए कुछ भी नहीं था। अपने आदेश में न्यायालय ने बाद में स्पष्ट किया कि मुआवजे के भुगतान से कंपनी अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगी या घटना से संबंधित किसी अन्य कृत्य में उनके खिलाफ किसी भी कार्रवाई में कोई लाभ नहीं देगी। इसके अलावा जब सीनियर एडवोकेट नानावटी ने पीठ से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया कि पीड़ितों को दी जाने वाली मुआवजे की राशि क्या होगी, तो पीठ ने कहा कि ये सरला वर्मा और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य 2008 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार करके निर्धारित किया जा सकता है। गुजरात हाई कोर्ट मोरबी घटना से संबंधित एक सू मोटो मामले की सुनवाई कर रहा है। इससे पहले आज गुजरात हाई कोर्ट ने मामले में प्रतिवादी के रूप में MS अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड को रिकॉर्ड पर लाने का आदेश दिया था। गुजरात हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट से जुड़े केस पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को पीड़िता से क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अधिकार है, लेकिन बचाव पक्ष द्वारा पूछे गए सवाल ऐसे नहीं हो सकते जिससे मुकदमे के दौरान उसकी पहचान उजागर हो। जस्टिस इलेश जेवोरा ने कहा कि एक्ट धारा 33 न्यायालय पर यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य डालती है कि जांच या ट्रायल के दौरान किसी भी समय बच्चे की पहचान का खुलासा नहीं किया जाता। याचिकाकर्ता अभियुक्त ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें पॉक्सो कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। आदेश में कहा गया कि आरोपी आवेदक को कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और उसके क्रॉस एग्जामिनेशन के अधिकार का उल्लंघन किया। आवेदक के वकील निसर्ग एन जैन ने तर्क दिया कि पीड़ित द्वारा किए गए मोबाइल कॉल को स्थापित करने के लिए जिस सेल नंबर से कॉल किए गए थे उसे अदालत के ध्यान में लाना आवश्यक है, जिससे आरोपी जांच कर सके। प्रार्थी आरोपी का मामला है कि निचली अदालत को पीड़िता से कुछ सवाल पूछने की अनुमति देने से इनकार करते हुए क्रॉस एग्जामिनेशन के अधिकार को बंद नहीं करना चाहिए, जो अभियुक्त का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी के क्रॉस एग्जामिनेशन के अधिकार को पूरी तरह खत्म कर दिया। कोर्ट ने कहा पीड़ित के क्रॉस एग्जामिनेशन के अधिकार का उल्लंघन करना भी आरोपी के गवाहों से क्रॉस एग्जामिनेशन करने के वैधानिक अधिकार के खिलाफ है। महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्च मसले पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने रूट मार्च पर कुछ शर्तों को लागू करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच पर आदेश सुरक्षित रख लिया। जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस मोहम्मद शफीक की पीठ के समक्ष आदेश को चुनौती देते हुए आरएसएस ने प्रस्तुत किया कि एकल न्यायाधीश जानबूझकर अवज्ञा का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका में जुलूस की अनुमति देने वाले अपने पहले के आदेश को संशोधित नहीं कर सकते। एकल जज ने अपने आदेश में इस हद तक एक संशोधन किया कि संगठन को ग्राउंड या स्टेडियम जैसे परिसरों में जुलूस निकालने का निर्देश दिया जाए। अदालत ने प्रतिभागियों को यह भी निर्देश दिया कि वो कोई भी छड़ी, लाठी या हथियार न लाएं जिससे किसी को चोट लग सकती है। सीनियर वकील एनएल राजा ने अदालत के समक्ष तर्क दिया। अदालत ने आदेश पारित किया और पक्षकार आरएसएस ने आदेश पर अमल किया। अब पुलिस अदालत में वापस नहीं आ सकती और ये नहीं कह सकती कि वे आदेश का पालन नहीं कर सकते। अदालत उस सबमिशन पर ध्यान नहीं दे सकती और अपने स्वयं के आदेश को संशोधित नहीं कर सकती। ये एक पक्षीय आदेश का मामला नहीं है। उन्हें नोटिस दिया गया है और उन्हें पर्याप्त अवसर भी दिए गए थे। ये कहते हुए कि सार्वजनिक जुलूस बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने का स्वीकार्य तरीका है। उन्होंने कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वो इसकी अनुमति दे। ये तर्क देते हुए कि एकल न्यायाधीश अपने पहले के आदेश को संशोधित नहीं कर सकते, सीनियर वकील रवि शनमुगम ने प्रस्तुत किया कि अवमानना याचिका में अदालत किसी आदेश के सही होने पर विचार नहीं कर सकती, लेकिन केवल यह देखना है कि अवमानना की गई है या नहीं। तो कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.